हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ब्रिज कोर्स के नए पाठ्यक्रम को लेकर के कि आपको क्या क्या पढ़ना है और सबसे ज़रूरी क्या नहीं पढ़ना है। संस्कृत का पेपर हिंदी में होगा या संस्कृत में लिखना है, इसकी अब कन्फ्यूज़न दूर हो चुकी है, उसको भी जानेंगे। यदि दोस्तों आपका फॉर्म असाइन नहीं हो रहा है तो कैसे असाइन होगा, ओटीपी नहीं आ रही है स्कूल लॉगिन के लिए तो कैसे ओटीपी आएगी, तो उसको भी जानेंगे। 20 दिन का स्कूल एक्सपीरियंस में आपको क्या करना है और फॉर्म भरने में गलती हुई है तो वो सही कैसे होगी, ये सभी जानेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है, प्लीज़ पूरी देखिएगा, वो आपके हर कन्फ्यूज़न हर क्वेश्चन का उत्तर दे देगी। बात करते हैं नए पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, कोर्स 1 और 2 ये तो फिक्स है और बाकी 3, 4, 5, 6 ये एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, स्कूल एक्सपीरियंस से भी ये जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली उससे जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। साथ ही दोस्तों कुछ लोग कहते हैं संस्कृत का सिलेबस दीजिए, तो देखिए संस्कृत का अलग से सिलेबस नहीं है, हर भाषा का सिलेबस सेम है। संस्कृत का भी वही है जो हिंदी का है या अंग्रेजी का है। अब बात करते हैं जो पहला कोर्स होगा आपका, वो है अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड। इसमें थोड़े से कुछ संज्ञानात्मक विकास या ऐसे बहुत सारे सिद्धांत पढ़ने होंगे। चाइल्डहुड एंड सोशलाइजेशन, इसकी भी क्लास शुरू की जाएगी, तो एक एक चैप्टर को विस्तार से पढ़ाया जाएगा। ये केवल ये है कि क्या सिलेबस में है। द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, प्ले एंड डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल जाएंगी। फिर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कैसे कॉन्सेप्ट बनता है। लर्निंग थियरीज, लर्निंग बाय चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, यानी दिव्यांग बच्चे हैं तो उनको कैसे पढ़ाना है। लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट, कैसे दोस्ताना एटमॉस्फेयर बनता है, कैसे क्लास में बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो सकें। उसके साथ साथ दोस्तों जो दूसरा कोर्स है करिकुलम पेडागॉजी एंड असेसमेंट, असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे सिलेबस में असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखेंगे कि हर प्रकार के असेसमेंट, जैसे लैंग्वेज में भी आपको असेसमेंट विस्तार में देखने को मिलेगा। तो करिकुलम की बात की जाएगी, डिज़ाइन क्रिएटिव, चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे बनाना है, लर्निंग रिसोर्स कैसे आएंगे, रोल ऑफ टीचर क्या है, कैसे वो इवेल्युएशन करेंगे, कैसे टेक्निक फॉर इफेक्टिव टीचिंग, कौन कौन सी टेक्निक है, जैसे ना कि अमूर्त से मूर्त की ओर, तो वो सारी चीज़ें। फिर असेसमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार असेसमेंट पे जोर दे रहा हूँ। असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि हर पेपर में असेसमेंट है और इसके साथ साथ पोर्टफोलियो और ब्लूप्रिंट विकास में भी इसका योगदान है। अब लैंग्वेज की बात करते हैं, सबकी लैंग्वेज का सिलेबस सेम है। तो भाषा शिक्षा में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप 2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो अभी नई है 2022, विद्यालयी शिक्षा 2023, तो इसके संदर्भ में कितने प्रावधान हैं। फिर उसके बाद उदीयमान साक्षरता एवं भाषा संबंधी पाठ्यचर्या, ध्यान दीजिएगा ये हिंदी का सिलेबस है और एक भी क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े हुए नहीं है, ये केवल हिंदी पेडागॉजी से जुड़े हुए हैं, शिक्षण शास्त्र से जुड़े हैं। 4 ब्लॉक टेक्निक हो गई, शब्द पहचान और उसकी कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं, पढ़ना एवं विभिन्न संसाधन कौन कौन से हैं, ये भी आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन मटेरियल बहुत सारे उपलब्ध हो गए हैं, दीक्षा पोर्टल हो गया है। लिखना और लेखन कौशल का विकास कैसे करना है। फिर एक सुबोपली टेक्निक है, भाषा शिक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देखेंगे। 4 ब्लॉक टेक्निक है। इकाई योजना और पाठ योजना का निर्माण, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इकाई योजना पाठ योजना का निर्माण। मौखिक भाषा का आकलन और पठन का आकलन कैसे करना है, लेखन का आकलन कैसे करना है और आकलन के अन्य पक्ष कैसे हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें एक संपूर्ण आकलन आप कैसे करेंगे। इसी का पोर्टफोलियो विकास भी आपको करना है, रिफ्लेक्टिव जर्नल भी लिखना है। तो अब बात करते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एक साथ हम आपको क्लासेस अवेलेबल कराएंगे, एक साथ पढ़ाएंगे, उसके अंतर्गत पाठ योजना का निर्माण कैसे करना है, 5E लर्निंग मॉडल क्या क्या है, इसमें एंगेज है, एक्सप्लोर है, एक्सप्लेन है, एलोबरेट है, इवेल्युएट है। फिर इकाई योजना का निर्माण कैसे करना है, आकलन कैसे होगा, उसके ब्लूप्रिंट कैसे बनेंगे, पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, इसको विस्तार से पढ़ेंगे और यही आपको 20 दिन के टीचिंग एक्सपीरियंस में भी सहयोग करेगा। फिर अध्ययन सामग्री के विस्तार में जानना है, 4 ब्लॉक टेक्निक, ELPS गणित में, ये आपने पढ़ा भी होगा FLN ट्रेनिंग में। पर देखिए दोस्तों क्या नहीं पढ़ना है ना, वो जान लीजिए। आपको सब्जेक्ट बेसिकली नहीं पढ़ना है, ग्रामर बहुत नहीं पढ़ना है, हल्का फुल्का ग्रामर है, बहुत बेसिक सा है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है कि सर क्या करें, हिंदी का पूरा ग्रामर पढ़ लें या अंग्रेजी का पूरा ग्रामर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रामर नाम मात्र के बराबर है। तो आपका पूरा सिलेबस है कि कैसे आप एक प्रशिक्षित शिक्षक बनेंगे, तो आप एक अपने आप को शिक्षक रख करके इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सिलेबस आपसे नहीं पूछा जाने वाला है कि ये सिलेबस बता दीजिए, या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक शिक्षक हैं और उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, केवल ट्रेनिंग के तौर पे इसको लीजिए ब्रिज कोर्स को। अब बात करते हैं संस्कृत का पेपर किस भाषा में लिखना होगा। देखिए संस्कृत का पेपर आप हिंदी में लिख सकते हैं और ये मैं कैसे कह रहा हूँ उसकी मैं दिखाऊंगा कि सबूत क्या क्या हैं।
और कुछ बातें नहीं, ज़्यादातर बातें आपको संस्कृत में ही हिंदी में लिखनी है, कुछ बातें आपको संस्कृत में लिखनी पड़ सकती हैं, कुछ कोटेशन हो सकता है या कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं, तो वो संस्कृत में लिखना होगा, बाकी आप हिंदी में लिख सकते हैं। अब कुछ कहेंगे सर मान लीजिए संस्कृत अगर हम हिंदी में लिख सकते हैं तो अंग्रेजी फिर हिंदी में क्यों नहीं लिख सकते, वो भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ये एक जायज़ सवाल है, पर इसके दो कारण हैं। देखिए संस्कृत की जो भाषा है ना, लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है, हिंदी ने भी देवनागरी लिपि को संस्कृत से उधार लिया हुआ है, तो दोनों की लिपि एक है तो वो देवनागरी लिपि में ही आएगा। और दूसरा है बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर संस्कृत पेडागॉगी यानी संस्कृत शिक्षण शास्त्र की परीक्षाएं होती हैं, बीएड के उनके कोर्स चलते हैं, डीएलएड का उनका कोर्स चलता है, तो उनके जो सिलेबस हैं संस्कृत शिक्षा के, संस्कृत शिक्षण के, उनके सिलेबस में संस्कृत का जो पेपर आपको देना है वो हिंदी में ही देना है। अभी आप देखिए उसके उदाहरण में मैं दिखा रहा हूँ, आप एक स्लाइड से आप देखते जाइए। ये जो पेपर है ये है उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का संस्कृत शिक्षण का। तो उत्तराखंड विश्वविद्यालय में आप देख सकते हैं कि अभ्यास प्रश्न भी यही है कि संस्कृत एक मृत भाषा है। ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का पेपर है संस्कृत का। उसके बाद देख लीजिए ये हिमाचल प्रदेश का है, तो हिमाचल प्रदेश में भी जो संस्कृत शिक्षण शास्त्र है, संस्कृत पेडागॉगी, मैं बार बार कह रहा हूँ संस्कृत पेडागॉगी, संस्कृत शिक्षण शास्त्र, वो भी वहाँ पर संस्कृत में ही है। फिर बिहार का आप देख सकते हैं, पटना बिहार, संस्कृत का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर का है, ये भी हिंदी में है। तो मैं लगभग श्योर हूँ कि हिंदी में ही होगा, हालांकि 100% नहीं कहा जा सकता, वरना फिर आप लोग कहेंगे कि अरे नहीं सर ऐसा कैसे। देखिए मैं आश्वस्त हूँ कि ये हिंदी में ही लिखना है, पर 100% तभी कहा जाएगा जब NIOS इसकी अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध करा दे ई-रिसोर्स पर, और या फिर मॉडल पेपर दे दे। पर फिर भी मैं कहूँगा कि हाँ हिंदी में ही लिखना है। अब एक चीज़ जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है फॉर्म असाइन न होने की। अभी देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करें सर मेरा फॉर्म असाइन नहीं हो रहा। ये देखिए पेमेंट भी हो चुकी है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, पर फॉर्म स्टेटस है अनअसाइंड एप्लीकेशन। इनकी समस्या कैसे दूर की जा सकती है, तो आइए जानते हैं पहले अनअसाइन होने के कारण क्या है और इसका अर्थ क्या है। तो अनअसाइन होने का मतलब है कि आपका फॉर्म फिल तो आपने कर दिया है, वेरिफिकेशन के लिए जो जिसके पास जाना था यानी प्रधानाध्यापक के पास, उनके पास वो जा ही नहीं पा रहा है, ऐसे में वो अनअसाइन है, अभी कोई असाइन नहीं हुआ है। अब इसके लिए क्या क्या तरीके हैं, कैसे इसको दूर करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। देखिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना लोग बहुत परेशान होते जा रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अनअसाइन होने के दो बड़े कारण हैं। पहला है तकनीकी समस्या, 24 से 48 घंटे में ये अपने आप दूर हो जा रही है। अगर नहीं हो रही तो आप एक बार मेल करके NIOS को बोल दीजिए कि सर ऐसा हो गया है, या फिर ग्रीवांस सेल पर जाकर मेल कर दीजिए। दूसरा है कुछ अध्यापकों का UDAS टीचर लॉगिन पर नाम ऐड नहीं है और उसकी वजह से उनका डेटा फेच नहीं हो पा रहा है, UDAS से NIOS कर नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उनको टीचर ID भी तुरंत जनरेट नहीं हो रही है, और उसके साथ साथ UDAS जब वेरीफाई नहीं हो रहा है तो अनअसाइंड एप्लीकेशन हो जा रहा है। ये दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले करना क्या चाहिए, फॉर्म भरने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके विद्यालय में आपका डेटा है या नहीं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो UDAS टीचर प्रोफाइल पर क्लिक कर दीजिए, गूगल पे सर्च करेंगे UDAS टीचर प्रोफाइल। मैं यूपी से हूँ तो पहला वाला UP का ही है, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा UDAS प्लस टीचर। इस पर आप खोलेंगे तो आपको लॉगिन करना होगा। तो अपने स्कूल का UDAS कोड और अपने स्कूल का UDAS पासवर्ड, ये आपके विद्यालय पर होता है, मोस्टली प्रिंसिपल या जो भी टीचर काम करते हैं UDAS का उनके पास मिल जाएगा। तो यहाँ पर UDAS कोड डाल के, पासवर्ड डाल के कैप्चा फिलअप करेंगे, और कैप्चा फिलअप करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें मैं तीनों चीज़ बताऊंगा, यदि आप नहीं हैं तो कैसे आएंगे, नए कैसे ऐड हो जाएंगे, ग्लोबल सर्च करके कैसे आप अपने आप को ढूंढ सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। देखिए ऊपर आप देख सकते हैं ये स्कूल का नाम है और ये नंबर भी है प्रिंसिपल का। ये नंबर भी आप देख सकते हैं कि क्या ये नंबर सही है, अभी चल रहा है, और नहीं चल रहा है तो इसको BRC से जाके संशोधित करा लीजिए। यदि चल रहा है तो दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन है, इम्पोर्ट स्टाफ, ग्लोबल सर्च। तो अगर कोई आप किसी और विद्यालय में पहले पढ़ाते थे, अभी नए जगह आए हैं कुछ दिन पहले, तो इम्पोर्ट स्टाफ पर क्लिक करके आप पा सकते हैं। अगर पता भी नहीं है तो ग्लोबल सर्च पर क्लिक कर लीजिए, और फिर अपने, अभी मैं खुद का डेटा सर्च करके दिखा रहा हूँ ग्लोबल सर्च पर ही, तो मैंने चूज़ कर लिया उत्तर प्रदेश। अब स्टाफ नेम में मैं अपना नाम डाल दूंगा और डेट ऑफ बर्थ में अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो जैसे ही मैं अपना नाम डालूंगा इसमें और डेट ऑफ बर्थ डाल के गो पर क्लिक करूंगा तो नीचे मेरा डेटा आ जाएगा कि मैं किस विद्यालय में अभी हूँ। अब मान लीजिए वो विद्यालय मेरा अपना है तब तो ठीक है, नहीं है तो क्या करना है, जिस विद्यालय में ये दिखा रहा है वहाँ से बोलना है कि सर मेरा नाम ड्रॉप बॉक्स पर डाल दीजिए और अपने विद्यालय में आप उसको इंपोर्ट कर लीजिए। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये देख सकते हैं मेरा डेटा आ चुका है, तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसमें मतलब
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। यदि उस स्कूल में ही मिल जाए तो सबसे अच्छा है। अब ये कैसे चेक करेंगे कि उस स्कूल में आपका डेटा है या नहीं, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो पहला जो ऑप्शन है, अभी मैं उसको भी दिखा रहा हूँ, आपको बैक करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा। देखिए जो पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए और देखिए टोटल संख्या आ रही है। टोटल दिखा रहे हैं कि 4 लोग हैं, 3 रेगुलर स्टाफ है और एक नॉन रेगुलर यानी शिक्षा मित्र है। तो जैसी संख्या जो 4 पर उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका डेटा दिखाने लगेगा कि आपके स्कूल में कितने टीचर वहाँ पर एक्टिव हैं। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यदि आप उस विद्यालय पर हैं तो निश्चिंत रहिए, 24 से 48 घंटे में आपका फॉर्म असाइन हो जाएगा। दूसरा चीज़ है इंपोर्ट कैसे करें, या तो ये देखिए इंपोर्ट भी कर सकते हैं और नया ऐड टीचिंग स्टाफ पर जाके ऐड भी कर सकते हैं। तो नहीं मिल रहा है तो यहाँ जाके ऐड कर लीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे अपना आधार नंबर बाकी सारी चीज़ें डाल के, वो ऐड हो जाएगा। वो जो 4 नंबर है उसी के जस्ट नीचे ऐड टीचिंग स्टाफ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अब एक समस्या बहुत बड़ी आ रही है कि सर वेरीफाई करने के लिए OTP नहीं आ रहा है। देखिए उसका एक ऑप्शन है ऊपर, पहले तो चेक कर लीजिए मोबाइल नंबर ठीक है, और यही मोबाइल नंबर आप वहाँ भरिए जो ब्रिज कोर्स के साइट पर स्कूल लॉगिन वाले ऑप्शन में यही मोबाइल नंबर भरिए। अब कुछ लोगों को भरने में समस्या ज़रूर आ रही होगी क्योंकि उन्होंने स्टार की जो मार्क किया है वो हट नहीं रहा है, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। देखिए अभी फिर से हम ब्रिज कोर्स की साइट पे आते हैं और लॉगिन कॉर्नर में स्कूल लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर अपने विद्यालय का यूडास कोड जो भी है, ये यूडास कोड हम फिलअप कर देंगे। मान लीजिए ऐसे एग्जांपल के लिए मैंने कुछ भी एक यूडास कोड डाल दिया। अब मोबाइल नंबर पे आप देखेंगे बिंदु बिंदु बन के आ रहे हैं, तो इससे परेशानी होना, आप सीधे सीधे अपना मोबाइल नंबर भरते जाइए। जो भी मोबाइल नंबर आपको भरना है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखिए ये मैं भर के जैसे ही आइज़ वाले बटन पर क्लिक करूँगा वो दिख रहा है कि हाँ ये सही भरा गया है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप सीधे सीधे भरते जाइए। दूसरी चीज़ है कि और अच्छा प्रिकॉशन है कि आप यूडास नंबर तो भर लीजिए और आइज़ पर पहले ही क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप आइज़ पर पहले ही क्लिक कर देंगे, देखिए मैं अपनी फिर से कोई यूडास नंबर डाल दिया और आइज़ पर पहले ही क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके अब नंबर भरिए। अब जब आप नंबर भरेंगे, देखिए अभी दिखा रहा हूँ मैं, अब से जब आप नंबर भरेंगे तो ये नंबर आपको पहले ही दिखेगा और इस पर OTP भेज के देख लीजिए, OTP 100% आ जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं 20 दिन के स्कूल एक्सपीरियंस में क्या करना है। दूसरे विद्यालय पर जाना है या अपने विद्यालय पर रहना है, क्या पढ़ाते समय आपको कोई एग्जामिन करेगा? तो देखिए 20 दिनों तक आपको किसी भी विद्यालय पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने विद्यालय पर ही रहेंगे, जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाइए। कोई एग्जामिनर नहीं आने वाला, कोई एग्जामिन नहीं करने वाला। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट आपको जरूर बनाने होंगे। उसमें आपको लेसन प्लान है, यूनिट प्लान है, पोर्टफोलियो का विकास है, ब्लूप्रिंट है, क्वेश्चन पेपर है आकलन के लिए, और जो 4 शिक्षण शास्त्र हैं, भाषा के 2, गणित और हमारा परिवेश, इनके एक एक के 10-10 लेसन प्लान यानी कुल 40 लेसन प्लान आपको बनाने हैं और इसी आधार पर आपको शिक्षण कार्य करना है और एक रिफ्लेक्टिव जर्नल बनाना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। अब इसके बाद दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं सर हम छुट्टी पे हैं तो क्या होगा, 20 दिन कब से करना है? देखिए पहली बात तो है कि NIO साहब से कभी नहीं पूछेगा कि आप छुट्टी पर थे या नहीं थे, ना कोई आपकी अटेंडेंस यहाँ से जाने वाली कि आप वेरीफाई होगी कि नहीं होगी, ऐसा कुछ वेरीफाई नहीं होने वाला है। बाकी आप समझदार हैं तो 20 दिन, ये 9 से लेकर 21 हफ्ते यानी 3 महीने में 20 दिन का शिक्षण कार्य, शिक्षण एक्सपीरियंस लेना है। अब ये टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर आप देख सकते हैं NIOS का, जिसमें 9 to 21 में ये कार्य लिखा हुआ है। अब यदि आप मातृत्व अवकाश पर हैं तो 20 दिन आपको विद्यालय में रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये 6 महीने का है तो थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है। तो 9 सप्ताह से लेकर 21 सप्ताह के बीच यानी 26 जनवरी से 26 अप्रैल के बीच में 20 दिन आपको स्कूल में स्कूल एक्सपीरियंस के कार्य में रहना है। अब एक और बड़ी समस्या है, सर फॉर्म भरने में गलती हो गई, अब ये कैसे सही होगा? देखिए फॉर्म भरने में गलती हो गई तो इसके 2 तरीके हैं। पहला मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप चाहें तो प्रिंसिपल के लेवल पे फॉर्म को रिजेक्ट करा के कर सकते हैं, पर उसमें एक खतरा है क्योंकि अभी तक किसी ने किया नहीं है तो वो बहुत अच्छा रिलायबल ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, मैंने एक मेल किया था उनको, तो उन्होंने जो ऑप्शन रिप्लाई किया है कि डियर टीचर, ई सर्विस विल स्टार्ट सून एंड यू कैन अप्लाई द चेंज थ्रू द सेम, यानी हम ई सर्विस बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे और जैसे ही स्टार्ट होता है तो आप अपने फॉर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है अभी आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर बहुत बड़ी गलती हो गई है और 20-22 तक ये ऑप्शन नहीं आता है तो आप रिजेक्ट करके कर लीजिएगा, और अगर आ जाता है तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा अच्छा है, इसके थ्रू चेंजेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।